नमस्कार, नमः संस्कृताय। प्रिय मित्रों, आज मैं आपको पीजीटी केवीएस का सिलेबस बताने वाला हूं कि आपको ऑफिशियल सिलेबस है, क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक आपके लिए रखे गए हैं और जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं मैं आपको सभी चीजें इसी वीडियो में बता दूंगा। देखिए, आपको पता होगा कि जो केवीएस की वैकेंसी अभी नवंबर में निकली हुई है, 14 तारीख से आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं और 4 दिसंबर तक आप फॉर्म भर पाएंगे। जो आपका पीजीटी के लिए योग्यता है वो क्या है आपके पास, तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए और उसके साथ आपका बीएड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उसके साथ आपका बीएड। और आपकी आयु जो है 40 साल तक होनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा ये आप समझ लीजिए। तो पहले आपका पेपर 1 होगा। पेपर 1 में यानी आपका पेपर 1 में क्या आएगा? रीजनिंग 20 नंबर का, 20 नंबर का गणित, 20 नंबर का कंप्यूटर और 20 नंबर का आपका जीके और करंट और 20 क्वेश्चन। देखिए, नंबर मैं बोल रहा था, क्वेश्चन है, ठीक है, यहां गलती हो गई क्योंकि 20-20 क्वेश्चन जो है सभी से पूछे जाते हैं। 10 प्रश्न आपके अंग्रेजी से आते हैं और 10 आप जो भाषा सुनेंगे, जैसे हिंदी आप चुनेंगे तो हिंदी से 10 प्रश्न आएंगे कुल। यानी पहला पेपर जो आपका होगा वो 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने? 100 क्वेश्चन आपके रहेंगे और 300 नंबर रहेंगे। यानी कि प्रत्येक प्रश्न आपका 3 नंबर का रहेगा। कितने नंबर का? 3 नंबर का आपका एक प्रश्न आपका रहेगा। ठीक है, तो ये जब पेपर आप ये वाला प्रथम पेपर पास कर लेंगे, इसमें आपके जैसे अगर 100 वैकेंसी निकली है तो 100 वैकेंसी के यानी कि आपको 1000 10 गुना बच्चे ले लेंगे, पास कर लेंगे वो। ठीक है, यानी कि आपके जो है 1000 बच्चे इसमें जो है ले लिए जाएंगे। ठीक है, 1000। तो इस प्रकार से पहला पेपर, इसके बाद आपको ये दूसरा पेपर आपका जो है पाठ्यक्रम स्नातकोत्तर शिक्षक हिंदी। तो हिंदी का जो आपका सिलेबस है समझते हैं। अब देखिए, यही आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपका यहां से 85% का वेटेज रहता है और इसके बाद 15% आपका इंटरव्यू का हो जाएगा। क्योंकि आप केवीएस में जो आपका इंटरव्यू भी होता है वो आपका पीआरटी हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो। ठीक है, तो ये हम स्नातकोत्तर यानी पीजीटी के लिए बता रहे हैं। सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है? आदिकाल से रीतिकाल तक। आदिकाल से किस काल तक? रीतिकाल तक। अब हमें क्या क्या पढ़ना है इसके अंतर? तो इसके अंतर्गत कालगत परिस्थितियां, कौन सी परिस्थिति रही, साहित्य पर उसका प्रभाव, प्रत्येक युग के लिए साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां, प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाएं, साहित्यिक विशेषताएं और भाषा शैली। तो इस प्रकार से आपको बेहतर तरीके से अच्छे से इनको पढ़ना पड़ेगा, हवा हवाई से नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक ले लीजिए और उसको 2-3 बार पढ़िए, कम से कम 1-2 बार। एक बार तो आपके हवा ही नहीं लगेगी। ठीक है, इसके बाद देखिए, आदिकाल में आपका चंद बरदाई हो गया, अमीर खुसरो हो गया, विद्यापति, इनको और बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ना है। इसी प्रकार से भक्ति काल में, भक्ति काल आपका 2 भागों में बांटा हुआ है, निर्गुण भक्ति और सगुण। तो ये आपको ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी शाखा। अब इसमें आपके कबीर आते हैं, दादू दयाल, रैदास, नानक और जायसी। ये आपके किस काल के हैं? तो आपके निर्गुण भक्ति धारा के। ये प्रश्न भी एक पूछा जाता है। तो ये तो आपका सिलेबस ही जब आप पढ़ते हैं तो ही, इसीलिए कहा जाता है कि सिलेबस को बार बार पढ़ो और सिलेबस को आप जितनी बार पढ़ेंगे उतना आपको जो है ज्ञान होगा। तो प्रेम, प्रेम करें कबीर दास, दादू दयाल, रैदास, नानक, जायसी, प्रेम करें जायसी। तो ये आपके कुतबन इतने हो गए। फिर इसके बाद आपका सगुण भक्ति काव्य धारा। सगुण यानी निराकार ब्रह्म के उपासक कौन है? ये आपके लोग हैं। और सगुण जो साकार ब्रह्म के उपासक हैं, राम भक्ति शाखा। सगुण में आपका राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा, 2 शाखाएं बटी हुई हैं। और इसी प्रकार से ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी, ये आपका निर्गुण भक्ति धारा में बटी हुई। तो देखिए, यहां पर तुलसीदास, केशव, सूरदास, मीराबाई और अष्टछाप के कवि, यानी अष्टछाप के 8 कवि हैं वो, और रसखान, ये आपके आ जाएंगे। इसके बाद आपको रीत काल में रीतबद्ध, रीत सिद्ध, रीत मुक्त काव्य। इसमें आपको देव, घानानंद बिहारी, मतिराम, सेनापति भूषण, ये आपके पूछे जाते हैं कि देव, घानानंद बिहारी, मतिराम बहुत फेमस ये है। तो इनके बारे में बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ना है, अच्छे से इनको जानकारी करना है। आधुनिक काल में आ जाएंगे तो देखो, अब आपका आधुनिक काल के अंतर्गत साहित्यिक परिस्थितियां, पृष्ठभूमि, मुख्य विचारधारा, मुख्य साहित्यकार, साहित्यिक रचनाएं, विशेषताएं और भाषा शैली। यही आपको आधुनिक काल में। आधुनिक काल आपका देखिए, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी और छायावादोत्तर युग।
ये आपका 4 कालों में इधर बटा हुआ है। तो इधर देखिए भरतेंदु युग में भरतेंदु हरिश्चंद्र, बाल मुकुंद गुप्त, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन। और द्विवेदी युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध जिनका नाम है, और मैथिली शरण गुप्त हो गए। छायावाद में जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो ये आपको आधुनिक काल में पढ़ना है। इसके बाद देखिए यह इसी प्रकार से यहाँ पर सिलेबस देख सकते हैं। थोड़ा मैं आपको संक्षेप में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप पूरे सिलेबस को एक बार देख पाए। गद्य साहित्य में देखिए आपको इन लेखकों की जो है व्यक्तित्व यानी उनका पूरा जीवन परिचय और उनकी कृतियां बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से कृतियों से जो है प्रश्न ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए गद्य एवं विधाओं का प्रारंभ, विकास, प्रमुख प्रवृत्तियां, रचनाकार, साहित्यिक विशेषताएं, भाषा शैली, निबंध, कथा साहित्य, उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी, रेखाचित्र, संस्मरण, ये सारी चीज आपको, आत्मकथा, जीवनी, डायरी, आलोचना, रिपोर्ट, तार्ज, इन सभी विधाओं का आपको विस्तृत परिचय, विस्तृत यानी कि अच्छे से इनका परिचय आपको पता होना चाहिए। इसके बाद साहित्य शास्त्र में देखिए काव्य का स्वरूप, काव्य किसे कहते हैं, अनेक अनेक विद्वानों ने जो है काव्य को अपने तरीके से परिभाषित किया है। फिर काव्य की आत्मा क्या है, इसको अपने अपने ढंग से विद्वानों ने बताया। काव्य के गुण क्या होते हैं, दोष क्या होते हैं, शब्द शक्तियां जो होती हैं, अभिधा, लक्षण, व्यंजना, और रस के बारे में बताना है। रस, रसस्यते आस्वादे इति रसः, यानी जिसका आस्वादन नहीं किया जा सकता, आस्वादन किया वो रस है। रस, एक रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आनंद। यानी कि अलंकार हो गए, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार एवं नए अलंकार यहां पर दिया है। तो नए अलंकार आपको बिंब, छंद, प्रतीक, भाषा, भाषा शैली, पाश्चात्य काव्य शास्त्र, ये आपको पढ़ना है। पाश्चात्य काव्य शास्त्र को भी इसमें आपको पढ़ना है। ठीक है, आपके चाहे अरस्तु, लॉन्जाइनस, ये जो आपके पाश्चात्य काव्य शास्त्र के हैं, इनको जो आपको पढ़ना है। हिंदी भाषा का क्रमिक विकास, हिंदी भाषा की बोलियां, उपबोलियां, उनकी विशेषताएं, भाषा परिवार, ये आपको पढ़ना है। व्याकरण आपका चल गया। अपठित गद्यांश में काव्यांश आधारित अर्थग्रहण, भाव सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य संबंधी प्रश्न। व्याकरणिक प्रयोग परीक्षण में देखिए वर्ण विचार आपको पढ़ना है, शब्द विचार, शब्द भंडार, इसमें आपको पद विचार, ये आपको पढ़ना है। आपका इसी में रखा गया है उपसर्ग, प्रत्यय, समास, और आपका देखिए वाक्य विचार हो गया। इसके बाद देखिए यहां पर विराम, लोकोक्तियां, मुहावरे हो गए। प्रयोजन मूलक हिंदी, प्रयोजन मूलक हिंदी यदि, तो यहां पर देखिए आपको पत्रकारिता व उसके विविध आयाम, प्रिंट माध्यम, रेडियो, दूरदर्शन के लेखन, विज्ञापन लेखन, कहानी, कार्यालय हिंदी, ये आपको, और व्यवहारिक लेखन में व्यवहारिक हिंदी का स्वरूप क्या है, प्रयोजन मूलक हिंदी व उसके विविध आयाम क्या हैं, ये आपको इसमें जो है पढ़ना है। ठीक है, देखिए सर्जनात्मक लेखन एवं मौलिक अभिव्यक्ति में दिए गए विषय पर कविता, लघु कथा एवं रचनात्मक लेख संबंधी मौलिक रचना, कहानी का कविता में रूपांतरण, अनुभवों के आधार पर लेखन, वार्तालाप की दक्षता के विकास हेतु संवाद लेखन, किसी भी समसामयिक विषय पर कहानी या कविता का लेखन। तो ये आपका मित्रों, ये आपका जो है हिंदी का पूरा सिलेबस है। किसका है, हिंदी आपका पीजीटी आपका केवीएस के लिए। तो यही पूरा आपका ऑफिशियल सिलेबस जो वेबसाइट में दिया गया है। तो ये आप हमारे टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और मैं कहूँगा कि आप अपने हाथ से इनको लिखेंगे तो बहुत चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। और आप जहाँ पर पढ़ रहे हैं उस कमरे पर सामने इसको लगा दीजिए, और सुबह सबसे पहले आपको सिलेबस पढ़ना है। ये आप मेरी बात को मान लीजिए, जितनी बार आप सिलेबस पढ़ेंगे समझिए उतना भार आपका कम हो रहा है। और आपको प्रतिदिन एक का गोल बनाइए कि आज हमें भरतेंदु युग पढ़ना है, आज द्विवेदी, आज छायावादी युग। एक बार में पूरा सिलेबस पढ़ने की कोशिश मत करिए। आज यदि आपने देखिए इस प्रकार से जो आप नोट्स बनाए होंगे या बना रहे हैं, तो आज आदि काल पढ़ लीजिए। इसके बाद फिर यदि आप आधुनिक काल पढ़ रहे हैं तो आदि काल में आपने क्या क्या पढ़ा, भक्ति काल, ये आपका निर्गुण भक्ति, सगुण भक्ति, ये जो है अब आपका रीति काल इसी में आ गया। फिर इसके बाद आधुनिक काल जब पढ़ेंगे तो आदि काल को एक बार में समाप्त कर दीजिए। इसके बाद आधुनिक काल पढ़िए, तो आधुनिक काल में जो भी आपके भरतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद,
छायावादोत्तर युग। इस प्रकार से आपको एक एक टॉपिक को डिसाइड करके एक एक दिन उसको समय देना है, तब बेहतर तैयारी आपकी हो जाएगी। तो मैं आशा करता हूं कि जरूर आप अपने मित्रों तक भी इसको शेयर करेंगे और हमारे ये इस चैनल पर जुड़ करके आप हिंदी और संस्कृत का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। नमः संस्कृताय।